मेरा नाम शुभम कुमार है और लास्ट 9 मंथ से मेरी ट्रेनिंग चल रही थी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स जो सेलेक्ट होते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू, जैसे आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, तो उन लोगों का एक 3 महीने का कॉमन ट्रेनिंग होता है मसूरी में। और फिर उसके बाद 5 महीने का जो है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स हैं, उनका एक सेपरेट फेज 1 का ट्रेनिंग होता है। 9 महीने के ट्रेनिंग के बाद हमारा 1 साल का डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होता है 53 वीक्स का। और उसमें जो जो कार्य जिसको एलोकेट होता है, जैसे मुझे बिहार कार्य मिला है तो मैं बिहार में ही मैक्सिमम टाइम मैं सर्व करूंगा। उसके तहत मुझे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है ट्रेनिंग के लिए मुझे एलोकेट हुआ है और मंडे से जो है वो मेरा ट्रेनिंग वहाँ पे स्टार्ट होगा। मेरे साथ में 2 और ऑफिसर्स हैं। मेरी दीदी है अंकिता कुमारी, वो साइंटिफिक ऑफिसर हैं, और साथ में स्मिता झा हैं, वो बीपीएससी क्लियर करके अभी सीओ जो हैं वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सो अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना होगा, जैसे जो मेरा बैकग्राउंड है, वो ग्रेजुएशन मेरा रहा है आईआईटी बॉम्बे से। 10th 12th करने का मैंने ग्रेजुएशन किया, और स्मिता जी का ग्रेजुएशन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रहा, और अंकिता दीदी का उनका ग्रेजुएशन जो है वो आईआईटी धनबाद से रहा। सो अगर आपको जो है इस अलग अलग फील्ड में अगर क्वेश्चंस पूछना है तो वो आप इन दोनों से भी पूछ सकते हैं, वो उसका उत्तर अच्छे से और अच्छे से दे पाएंगे। सो हमारा जो मेन मोटिव ये था कि चूंकि इस विद्यालय में मैं नहीं आया था, तो एक एम था कि एक बार डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में जाने से पहले आप लोगों से थोड़ा बातचीत कर लिया जाए, और जो आप लोगों के जो प्रश्न हैं उन सबका उत्तर हम लोग दे देंगे। सो जनरली ये होता है कि जब हम लोग 9th 10th 11th 12th में रहते हैं, 12th के कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करें। 11th के 11th वाले जो हैं वो हाथ खड़ा करें अपना। 10th वाले, 9th, तो ज्यादातर 9th के यहाँ पे हैं। सो जब हम लोग 9th 10th 11th 12th में जाते हैं तो आगे का जो कैरियर ऑप्शन है कि आगे जाके हम क्या बनना चाहते हैं, वो उसका जो पहला डिसीजन है वो हम लोग क्लास 9th में लेते हैं कि आगे चल के मुझे क्या बनना है। जैसे जब मैं क्लास 9th में था तो ये डिसाइड किया कि हाँ मुझे मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है और इंजीनियरिंग करना है और आईआईटी का तैयारी करना है। तो ये मैं क्लास 9th में डिसाइड किया था। इसके तहत जो है तैयारी भी थोड़ा थोड़ा जो है वहाँ से स्टार्ट कर दिया था। सो हमारा ये एम ये था कि आकर के आप लोगों से थोड़ा बातचीत किया जाए, और आप लोग को अगर अपने कैरियर में जाके आगे क्या करना है उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट्स हो तो उस पर क्लैरिफिकेशन दिया जाए कि आगे चल के कैसे बनते हैं या कैसे उस चीज़ को क्लियर करते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चंस आए उसको मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो जो पहला क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन पूछे वो ऐसे हाथ खड़ा कर देंगे। किसी ने पूछा था कि इंटरव्यू बोर्ड में जाने से पहले क्या क्या थॉट था। तो जो आईएएस जो बनते हैं वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू बनते हैं। जब आप अपना इंटर करते हैं, 12th का एग्जामिनेशन देते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन जब आप कर लेते हैं तो आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल होते हैं, जो कि यूपीएससी कंडक्ट ऑल इंडिया लेवल पे कराती है। तो उसमें 3 लेवल होता है। पहला प्रीलिम्स होता है, आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, फिर आप मेंस देते हैं, मेंस क्लियर करते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है जिसको पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। सो इंटरव्यू जाने से पहले ज़्यादा तो ऐसे ख्याल नहीं था, बहुत ऐसे नर्वस होती है क्योंकि आप बहुत बड़े बोर्ड को फेस कर रहे होते हैं और आपको पता रहता है कि हाँ इसके जो मार्क्स होंगे इस पे बहुत हद तक आपका रिजल्ट भी डिपेंड करेगा। सो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा नर्वसनेस रहता है। लेकिन जैसे जब मैं 2019 का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में दे रहा था, तो जब पहला इंटरव्यू था तो उसमें ये था कि चलो ये पहले एग्जामिनेशन में ही मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा हूँ, यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो जो भी जैसे भी मार्क्स आएंगे उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा, क्लियर हो या ना हो।
उस पे ज़्यादा जोर नहीं था, बस ये था कि इंटरव्यू को अच्छे से अच्छे जो मन में आता है वो जाके वहाँ अच्छे से बता देना है। तो यूपीएससी का जो इंटरव्यू है उसमें इंटरव्यू बोर्ड बहुत कोशिश करता है कि आप नर्वस ना हो, आप कंफर्टेबल रहें, और क्लियरली वो बताते हैं कि जो आपका जो नॉलेज है वो ऑलरेडी मेंस जो सेकंड लेवल है उसमें टेस्ट हो चुका है। तो इंटरव्यू में वो आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं, वो आपके नॉलेज पे आपका मार्क्स डिसाइड नहीं करते। मतलब अगर आप कोई आंसर, आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा, अगर आप कॉन्फिडेंटली बोलने के साथ मुझे इस प्रश्न का आंसर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता है, तो उस चीज पे आपके मार्क्स नहीं कट करते हैं। तो ये जो बोर्ड है वो आपको बताता है। उसके बाद भी थोड़ा नर्वसनेस रहता है, लेकिन मन में मेरा ये हमेशा से रहा है कि इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं तो अच्छे से बस इंटरव्यू देंगे और जो होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, इस टाइप का जो नेगेटिव ख्यालात थे उसको दिमाग में मैं आने नहीं दिया। और बेसिक मेडिटेशन और योगा का एक परिणाम होता है कि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आप थोड़ा काम होते हैं। तो इंटरव्यू बोर्ड में जस्ट जाने से पहले थोड़े 10-15 जो है वो डीप ब्रीदिंग मैंने किया था, और टाइम देखा था कि मेरा 12:10 है, तो वहां जाके गुड आफ्टरनून बोलो, गुड मॉर्निंग ना बोलो। तो ये थोड़ा थोड़ा चीजें दिमाग में थी, ऐसे इन जनरल ज्यादा ऐसा कुछ जो है वो दिमाग में नहीं था। दूसरा क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि कैसे मैं कंसंट्रेट करता था पढ़ते समय, किसने पूछा ये सवाल? ओके, सो जनरली ये होता है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो जो अटेंशन स्पैन कहते हैं वो ह्यूमन बींग्स का बहुत कम होता है कि आप पढ़ाई करेंगे आप तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कितने लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते? पढ़ाई करते करते ऐसे मन करता है कि थोड़ा खेल ले या उठ के घूमने चले जाए या फोन यूज कर ले, तो ये डिस्ट्रैक्शन हमेशा होता है। या सोशल मीडिया अकाउंट कितने लोगों का है? कितने लोग फेसबुक पे हैं? व्हाट्सएप पे तो होंगे, इंस्टाग्राम पे भी अब लोग रहते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन जो है वो आम बात है। अब जब मैंने तैयारी स्टार्ट की, प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मेरे दोस्त लोग जो आईआईटी बॉम्बे से थे वो बहुत अच्छा कमा रहे थे, वो अपना फोटोज वगैरह पोस्ट करते थे, तो उससे डिस्ट्रैक्शंस होते थे। तो मैं ये डिसाइड किया कि मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करूंगा। तो फेसबुक मैंने बंद कर दिया, व्हाट्सएप पे डीपी हटा दिया ताकि किसी को लगे नहीं कि मैं व्हाट्सएप थोड़ा जरूरी कभी कभी हो जाता था तो मैं था, लेकिन किसी का रिप्लाई ज्यादा नहीं करता था। तो मैं जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है, जो वर्चुअल प्रेजेंस कहते हैं कि आप ऑनलाइन मीडिया पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, तो उसको मैं मिनिमाइज कर दिया ताकि मेरा डिस्ट्रैक्शन जो है वो कम से कम हो। और दूसरा बात कि ये आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शंस होंगे, ये एकदम थंब रूल है कि डिस्ट्रैक्शंस होंगे, तो उसको अब मैनेज कैसे करना है। तो मैं क्या करता था कि जो स्टॉप वॉच होता है वो सामने रखता था और उसमें 45 या 50 मिनट्स का मैं टाइमर लगा देता था कि दिमाग को ये कहता था कि मैं 50 मिनट अच्छे से पढ़ूंगा, फिर 10 मिनट का ब्रेक लूंगा। तो 50 मिनट कोशिश करते थे कुछ और ख्यालात जो हैं वो बाहर के नहीं आए। अगर मन करे कि किसी से बात करना है या कुछ और करना है, तो मैं दिमाग को कहता था या अपने आप को कहता था कि ये 50 मिनट के बाद वो चीजें मैं करूंगा। तो ऐसे ऐसे करके जो डिस्ट्रैक्शन है उसको, और फिर 50 मिनट बाद आपको खुद याद नहीं रहेगा कि एक्चुअली में क्या करना चाह रहे थे। तो डिस्ट्रैक्शंस को आपको मिनिमाइज करना है, चाहे वो आपका 10th का एग्जामिनेशन है, जो आपका पहला एग्जामिनेशन जो आप फेस करेंगे वो 10th का होगा, फिर आप 12th का एग्जामिनेशन फेस करेंगे। तो ये सब एग्जामिनेशन बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें अगर आप अच्छा करते हैं तो आपका जो कॉलेज है, जो ग्रेजुएशन के लिए आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे वो आपको अच्छा मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे स्मिता जी हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए या कोई भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए आपका 12th का मार्क्स जो है वो अच्छा होना चाहिए, और प्लस उनका एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होता है। तो तैयारी आपका अभी से स्टार्ट हो जाता है जब आप क्लास 9th में। तो डिस्ट्रैक्शंस को कैसे मैनेज करना है उसको सीखना आपको अभी से चाहिए। जैसे कि आप टाइमर लगा दिए, या सोशल मीडिया प्रेजेंस को कम कर दिए, या जो पढ़ाई से आपको डिस्ट्रैक्ट करती है चीजें उसको कम से कम कर दिए। जैसे कि मैं दिल्ली में रहकर तैयारी करता था, लेकिन दिल्ली के जो बहुत ऐसे आइकॉनिक प्लेसेस हैं उसको मैं ऑलमोस्ट 3 साल में कभी गया नहीं, विजिट नहीं किया, मार्केट है कभी नहीं गया। क्यों? क्योंकि वहां पे पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस में जहां भी टाइम जा रहा है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं।
और फिर इसका और सब तरीका भी है, जैसे मैं टाइम टेबल बना लिया था कि मुझे 7 से 9 पढ़ना है, फिर 10 से लेकर के 1 बजे तक पढ़ना है, 3 से 5 पढ़ना है, 6 से 8 पढ़ना है, फिर 9 से 11 पढ़ना है। तो ऐसा टाइम टेबल बना लिया था हर दिन का, फिर उसमें लिखता था कि एक्चुअली मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो एक आपके पास खुद का असेसमेंट रिपोर्ट रहेगा कि ये दिन भर में मैंने क्या किया और मेरा टाइम कहाँ गया। तो ये ज्ञान अगर आपको रहता है कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, तो आपका आपके जो डिस्ट्रैक्शंस है वो कम हो जाएंगे, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। अगर आप दिन में 1 ही घंटा पढ़े, लेकिन आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आपने 9 घंटे बर्बाद किए, तो आप हो सकता है दूसरे दिन संभल जाए, दूसरे दिन पढ़ाई अच्छे से करें। तो एक जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग का पार्ट आता है कि आप प्लान अच्छे से करें, दिन में देखें कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, फिर एक एक हफ्ते में उसको एनालाइज करें कि कितने घंटे पढ़ाई किए। जैसे मेरा जो टारगेट होता था वो रहता था कि तैयारी के दौरान कि 60 घंटे पढ़ने का हफ्ते में। अभी का जो आपका प्लान है वो होना चाहिए 2 घंटे का, कि आप दिन में 2 घंटे पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो 2 घंटे मुझे लगता है कि सफिशिएंट है। कोई स्कूल में मैं बता रहा था कि दिन में 24 घंटे होते हैं, 7-8 घंटे आप सोते हैं, है ना। फिर अगर आप 2 घंटा पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी आपके पास स्कूल का अगर आप 5-6 घंटा हटा दें और 8 घंटे आप सोते हैं, 8-6-14 अगर मानो घंटे हुए, और फिर 2 घंटा आप पढ़ाई करते हैं 18 घंटे, तो भी आपके पास जो है इनफ टाइम ऐसा रहेगा जिसमें आप कुछ और काम भी कर सकते हैं। तो हमेशा जो है वो समय का जो इज्जत करें, उसको रिस्पेक्ट करें, और एक अच्छे प्लान और एनालिसिस करते हुए आप पढ़ाई करें। तीसरा क्वेश्चन था कि व्हाट आई विल डू फॉर पुअर स्टूडेंट्स। हाँ, कि मैं जो गरीब जो छात्र छात्रा हैं उसके लिए जब आगे चल के मुझे वैसा पोजीशन मिलेगा तो मैं क्या करूंगा। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं तो आप छात्रों के लिए क्या करेंगे। तो अगर हम लोग शिक्षा विभाग को अगर देखें तो पहले के मुकाबले बहुत जगह उन्नति भी हुई, बहुत जगह उसका जो स्टेटस है वो थोड़ा डिग्रेड भी हुआ। इसमें अगर देखें तो सरकार जो है बहुत इसमें राशि पूंजी खर्चा करती है। अगर इन जनरल एक छोटा सा एग्जांपल लें तो जो अपने शिक्षक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, अगर हम कंपैरिजन करें प्राइवेट टीचर्स और गवर्नमेंट टीचर्स के बीच में, तो गवर्नमेंट टीचर्स का जो सैलरी होता है वो प्राइवेट टीचर से कहीं ज्यादा होता है। तो गवर्नमेंट काफी पैसे खर्च करती है, फिर जो ओवरऑल